यस आएगा इस फाउंडेशन का अकाउंटिंग सब्जेक्ट हमारा चल रहा है बेटा, जिसमें आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है बेटा? बेसिकली आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट। सर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट मतलब क्या? चलो आ जाओ, अब अच्छे से ध्यान देना, बता देता हूँ क्या चीज़ है। तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मैं आपको सारा इंट्रोडक्शन देता हूँ, एक बार वो सारी चीज़ें समझ लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पहले समझ लेते हैं क्या चीज़ है। तो सर नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये अकाउंटेंट को गाइड करते होंगे, हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में ये स्टैंडर्डाइजेशन लाते होंगे। हर कोई अकाउंटिंग अपने अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। बिल्कुल सही समझा बेटा आपने, इसलिए लिख करके दे रहा हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द written policy document issued by expert accounting body। इंडिया में एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी कौन है बेटा? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, एनालाइज्ड बाय एनफ्रा एंड फाइनलाइज्ड बाय CG। सेंट्रल गवर्नमेंट या उसकी कोई अथॉरिटी फाइनलाइज कर देती है। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी इन इंडिया, यस और नो, एनालाइज बाय एनफ्रा एंड फाइनलाइज बाय CG। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनलाइज कर देगी। सर बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते क्या है? अब अच्छे से ध्यान देना। कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉग्नाइज करना है तो कैसे करना है, उसका मेजरमेंट कैसे करना है, उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर कहाँ रहेगा, उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर कैसे होगा। सो किसी पर्टिकुलर आइटम का, किसी ट्रांजैक्शन का या इवेंट का, हे कम ऑन, है ना, किसी ट्रांजैक्शन का या इवेंट का फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्निशन कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है और उसका डिस्क्लोजर कहाँ करना है, इससे रिलेटेड गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इससे रिलेटेड गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस और नो। ये बात आपको समझ में आई? सो बड़ा ही आसान है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। आसान भाषा में हर कोई अपने अपने हिसाब से, अपने अकाउंटिंग की दुनिया में घोड़े नहीं दौड़ाना चाहिए। सर अपने हिसाब से घोड़े दौड़ाना मतलब, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक के बारे में सुना है सभी ने, इन्वेंट्री, स्टॉक का वैल्यूएशन। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के प्रॉफिट को मैन्युपुलेट करने के लिए अपने हिसाब से वैल्यूएशन करेगा, लेकिन इसमें अलग अलग रास्ते थे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, बोला रुक जाओ सब लोग, स्टॉक का वैल्यूएशन करना है एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। स्टॉक का वैल्यूएशन करना है एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ऐसा किसने बोला? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ने। आएगा आगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ने बोला, उसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, यस और नो। सो हर कोई अपने अपने हिसाब से अगर अकाउंटिंग करना शुरू कर दे तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, कंपैरेबिलिटी नहीं रहेगी। दो सेम इंडस्ट्री में जो दो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग सेट ऑफ रूल से बनाए तो दोनों की कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सेम इंडस्ट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी काम कर रही है, उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स या उनकी अकाउंटिंग सेम सेट ऑफ रूल से होना चाहिए,
उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये बात समझ आई सभी को? सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बेसिकली आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स और सेट ऑफ रूल्स और सेट ऑफ रेगुलेशंस जो अकाउंटेंट को गाइड करती है कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का या इवेंट का रिकॉग्निशन कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंटेशन कहाँ करना है, उसका डिस्क्लोजर, उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर क्या क्या देना है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, RMPD। यस और नो? यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें समझ में आई बेटा? पक्का? डन? चलो यार। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया बेटा। चलो आगे बढ़ता हूँ। आसान भाषा में, एकदम लेमन्स लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना बेटा आप सभी ने। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो हमारे भारत में कौन इशू करता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हमारे भारत में कौन इशू करता है बेटा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अच्छा सर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करते क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटेंट को सही दिशा दिखाते हैं। सर किस टाइप की दिशा दिखाते हैं अकाउंटेंट को? बेटा अकाउंटेंट ने कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या इवेंट का रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर कैसे करना है, यस और नो, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। सर आज की तारीख में भारत में टोटल कितने स्टैंडर्ड टिल डेट इशूड है? टिल डेट बेटा, टोटल टिल डेट 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं। सर अप्लीकेबल कितने हैं? सिर्फ 27 ही आज के तारीख में अप्लीकेबल है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि 32 में काफ़ी सारे स्टैंडर्ड कैंसिल हो गए, जैसे AS6 निकल गया, AS8 निकल गया, उसके बाद आपका AS30 निकल गया, AS31 निकल गया, AS32 निकल गया। सो 32 में से ये 1 2 3 4 5 चले गए, तो 32 में से 5 गए तो बचे कितने हैं? 27। सर फाउंडेशन लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं क्या? ना। सर फिर फाउंडेशन लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का क्या याद रखना है? सिर्फ नाम, जस्ट नेम, आपने नाम याद रखना है। जैसे AS1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़, AS2 का नाम है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, AS3 का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS4 का नाम है कॉन्टीजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट, AS5 का नाम है प्रॉफिट और लॉस फॉर द पेड प्रायर पेड आइटम एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट, AS6 का नाम है डेप्रिसिएशन, था विड्रॉन हो गया है, AS7 का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे टोटल 32 AS है। तो आप लोगों ने इनके नाम याद रखना है, यस और नो, आप लोगों ने इनके नाम याद रखना है। क्लियर? फाउंडेशन लेवल पे एक भी AS आपको पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ आप लोगों को नाम याद रखना है। क्लियर? पक्का? सो अब AS के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी आई है बेटा, AS के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी आ गई कि AS क्या करता है, AS से कैसी मदद मिल रही बेटा अकाउंटेंट को। और अकाउंटेंट लोग क्या करेंगे बेटा? फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने वाले। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन? चलो आगे। चल उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, प्लीज़ ध्यान दे दो सब लोग। चलो चलो आ जाओ। सो देख मुन्ना, ध्यान देना, ध्यान देना बेटा सभी ने।
सो क्या कहते हैं बेटा, देखो, जो कि आप सभी लोग जानते हो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस दैट कम्युनिकेट्स द फिनेंशियल रिजल्ट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, है ना। क्यों? जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, ताकि उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, ट्रू एंड फेयर व्यू समझ में आए बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशंस का, ऑपरेटिंग रिजल्ट का। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है। अगर कोई अकाउंटेंट ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है तो उससे क्या हो जाएगा, क्यों आते हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, जो धंधे में हुआ है वही ट्रांजैक्शन यूजर्स ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट को समझे। कंसिस्टेंसी रखना है, पिछले पीरियड में जो पॉलिसी फॉलो किया था सेम पॉलिसी आप इस पीरियड में फॉलो करोगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कहना है। कंपेरेबिलिटी रहेगी क्या, यस कंपेरेबिलिटी रहेगी। अगर आप सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो पिछले कई सालों से, तो आपके पिछले साल के और इस साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल रहेंगे अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है। पिछले पीरियड में जो स्टैंडर्ड्स फॉलो किया सेम यहाँ पे आपने इस पीरियड में फॉलो किया, या दो अलग अलग एंटिटी, दो कॉम्पिटिटर अगर सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं तो उनके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेयर कर सकते हैं क्या, यस। एडिक्वेसी रहेगी या यस। सर एडिक्वेसी मतलब जितना होना चाहिए उतनी पूरी इंफॉर्मेशन, इसे कहते हैं एडिक्वेट, पूरे पूर। उसके बाद रिलायबिलिटी रहेगी, यस। ये सारी किस चीज़ों में, इन फिनेंशियल रिपोर्टिंग। सो टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, कंपैरेबिलिटी, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी इन फिनेंशियल रिपोर्टिंग। अब ये सारी चीज़ों के लिए क्या ज़रूरी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ज़रूरी है। इट इज़ इसेंशियल टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज़, तो ही ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। और इसके लिए हमारे पास कौन है, मुक्तिदाता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट, फ्रेमवर्क यानी फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं। पॉलिसीज़ कौन सी यूज़ करना है, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस का या इवेंट का रिकॉग्निशन कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, एंड उसका डिस्क्लोजर कैसे रहेगा, कहाँ पे, इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। कहाँ पे, इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। सो आसान भाषा में एक सेंटेंस में भैया ये सेट ऑफ रूल्स है जो अकाउंटेंट को गाइड करते हैं। ए अकाउंटेंट सुन, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और इवेंट का रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट, डिस्क्लोजर, RMPD कैसे करना है, इसके लिए कौन गाइड करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर इतनी देर से बता रहे, एक आध एग्जाम्पल दे दो ना। बता तो दिया था, इन्वेंट्री, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स कैसे वैल्यू करना है, उसके लिए एक स्टैंडर्ड आ गया। उस स्टैंडर्ड ने बोला कि हे अकाउंटेंट सुन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे रहेगा, एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। वरना हर कोई अपने अपने हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज कर देता, हर कोई अपने अपने हिसाब से वैल्यू कर लेता। जिस किसी को प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा के दिखाना है वो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ट्रेडिंग क्या होता है, आगे आएगा फाइनल अकाउंट में, वो प्रॉफिट बढ़ा देता। किसी को प्रॉफिट कम दिखना है तो क्लोजिंग स्टॉक को कम पे वैल्यू कर देता, ये और नो। सो हर कोई अकाउंटिंग डेटा को अपने हिसाब से मैन्युपुलेट करने के लिए अपने अपने हिसाब से पॉलिसी या ट्रीटमेंट चेंज कर देता। वो सब नहीं होना चाहिए, दैट्स वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं। इसके बारे में जितना डिटेल डिस्कशन करो उतना अच्छा है। मैं रबर की तरह एक ही चीज़ को जितना ज़्यादा खींचूँ उतना ज़्यादा समझो, क्योंकि CA फाइनल में जो अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वो अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सो CA फाइनल में पूरा का पूरा ऐसा समझो कहने के लिए 100% सब्जेक्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही भरे पड़े। क्लियर है फाइनल लेवल पे। उसके बाद सो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, मेजरमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या इवेंट कैसे रिकॉग्नाइज करना है फिनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर रिकॉग्नाइज किया होगा तो उसका मेजरमेंट कैसे रहेगा, उसका प्रेजेंटेशन कहाँ रहेगा, डिस्क्लोजर कहाँ रहेगा, उससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्क्लोजर देना है कि नहीं देना है, ये सारी बातें कौन बताता है, उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे करना है, मेजरमेंट कैसे करना है एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर,
प्रेजेंटेशन कहाँ रहेगा, करंट एसेट में दिखा दो। उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर क्या देना है, आपने भैया कौन सी मेथड यूज़ किया, तो आपने बैलेंस शीट के नीचू, फिनेंशियल स्टेटमेंट के नीचू फुटनोट में लिख के देना है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अभी फिनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट, सारी चीज़ों के लिए एक सेपरेट टॉपिक है, वो हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, तो चिंता करना मत। डन, चलो आगे, पक्का, ओके, आ जाओ। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव, एक बार समझ लो, अच्छे से ध्यान देना। अब बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। हर कोई अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करता तो कंपेरेबिलिटी नहीं रहती, नॉन कंपेरेबिलिटी को एलिमिनेट करना है, मतलब कंपेरेबिलिटी को लेके आना है। देन प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी। स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी या वैल्यूएशन नॉर्म्स प्रोवाइड करता है कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ताकि फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त हर कोई वही सेट ऑफ पॉलिसीज, वही सेट ऑफ नॉर्म्स फॉलो करे, वैल्यूएशन नॉर्म्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव, बरोबर है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, लिमिटेशंस भी है। ये है लिमिटेशंस और ये है ऊपर में बेनिफिट्स। बेनिफिट्स जो ऑब्जेक्टिव है वो ही अगर हासिल हो जाते हैं तो वो बेनिफिट हो गया। स्टैंडर्ड रिड्यूस टू अ रीजनेबल एक्सटेंट और एलिमिनेट अर्न टुगेदर द कंफ्यूजिंग वेरिएशंस। किसी किसी को कंफ्यूजन होता है इस पर्टिकुलर आइटम का ट्रीटमेंट कैसे देना है, तो स्टैंडर्ड ने कंफ्यूजन ही दूर कर दिया, स्टैंडर्ड ने बता दिया ऐसे ऐसे करना है ना। उसके बाद दूसरा, देयर आर सर्टन एरियाज वेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लॉ के तहत, लॉ के हिसाब से, है ना, लॉ के तहत उसका डिस्क्लोजर के बारे में कुछ नहीं बोला है, या लॉ से उसका डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट छूट गया है, तो वहाँ पे स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर एडिशनल डिस्क्लोजर। काफ़ी ऐसे एरियाज है जहाँ पे लॉ कुछ नहीं कहता है, काफ़ी ऐसे एरिया है जहाँ पे इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, डिस्क्लोजर ज़रूरी है, लेकिन लॉ में डिस्क्लोजर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो जहाँ पे लॉ साइलेंट है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने आके आपको बचा लिया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने डिस्क्लोजर के बारे में उसमें इंफॉर्मेशन दे दी। यस और नो। सो अगर कोई ऐसा एरिया जो लॉ की नज़रों से बच गया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसके लिए डिस्क्लोजर देने बोल सकता है। और आप ये बोल के बच नहीं सकते हो कि लॉ में तो डिस्क्लोजर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, आप ये बोल के बच नहीं सकते हो कि लॉ में तो डिस्क्लोजर के बारे में कुछ नहीं लिखा है। यस और नो, पक्की बात, क्लियर है। सो आसान भाषा में सेकेंड पॉइंट का मतलब है कुछ ऐसे एरिया जो लॉ की नज़रों से छूट गए, बच गए, तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉल फॉर द डिस्क्लोजर। और आप ये नहीं बोल सकते हो लॉ में तो कुछ नहीं दिया है। क्लियर, पक्का, चलो आगे, चल ओके। उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। देन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वुड टू अ लिमिटेड एक्सटेंट फैसिलिटेट द कंपैरिजन ऑफ द फिनेंशियल स्टेटमेंट, सेम कंपनी का या सेम इंडस्ट्री में दो अलग अलग कंपनी का, दैट्स इट। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। पहला लिमिटेशन, जहाँ पे सही और गलत है तो इसमें एक चुनना बहुत आसान है, सही को सिलेक्ट कर लो, गलत को छोड़ दो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक ही चीज़ को हासिल करने के दो रास्ते हैं और दोनों रास्ते सही है, दोनों रास्ते सही है, तो उसमें से एक सही चुनना बहुत मुश्किल है। यस और नो। तो पहला लिमिटेशन, काफ़ी बार ऐसा होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिजिड हो जाते हैं। जैसे मुझे मान लो कोई आइटम का ट्रीटमेंट देना है, ये भी रास्ता सही है, ये भी रास्ता सही है, यस और नो, तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता नहीं नहीं आपने ऐसे ही करना है, भले ये भी सही है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहाँ पे रिजिड हो जाता है। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता, बरोबर है, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है, रेस्ट्रिक्टेड स्कोप है, लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता। क्लियर, पक्की बात। तो ये थे बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। डन, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।